हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं, वो हम आज इस लेक्चर के अंदर फटाफट से कवर करेंगे। तो अब इस लेक्चर में हम तो मैंने आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ये दो, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप आराम से रीड करके चल सकते हो, ये रीड करके आपका काम हो जाएगा। मैंने नोट्स भी लिखे हैं कि कैसे क्यों इसका आंसर ये आया है, ठीक है। बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका मॉड्यूल से है, जो आपका TYK वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये आपके नवंबर 23 के RTP से मैंने लिया है, ठीक है। ये आपका कस्टमर और क्या बोलते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाले का पार्ट है, ठीक है। हर कस्टमर का हमें प्रॉफिट निकालना फिर एनालाइज करना है कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये तो आपके इस मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये आपको दिख रहे हैं, ये RTPs हैं सारे, ठीक है, पुराने वाले। और उसमें से मैंने कुछ RTP के क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम देखेंगे उस वाले PDF में। तो वो आप यहाँ देख लेंगे, और यहाँ भी मैंने उसको ऐड कर दिया क्योंकि वो RTP से रिलेटेड था। देन ये May 23 की RTP का एक TQM का क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी हम देखेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ठीक है। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में बड़ा है पर है छोटू सा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटू सा है, नहीं इस वाले का नहीं है, मतलब छोटू सा ही है सॉल्यूशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलमोस्ट सेम है, चीज़ें, कंसेप्ट तो वही है, बस एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब देखो इतनी सारी थियोरी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम अपना सिंपल क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और एक बार इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे और उतना ही आपका काम रहेगा। ऑलराइट, सॉरी, आंसर तो यहाँ पर है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेंगे और मोटे मोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे तो आपके लिए आपका काम आसान हो जाएगा, और ये PDF आपको आराम से मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात है नहीं, ठीक है जी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मिक्स करके क्वेश्चन है। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। बट भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेच रही है। द कॉस्ट ऑफ डेटा पर यूनिट फॉर ईयर 2024 इज, तो उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग प्राइस का डेटा दिया हुआ है हमें। तो अब अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स तीनों का टोटल कर दो तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी एक प्रोडक्ट की, तो है 75 पर यूनिट। अब उन्होंने बोला द कंपनी हैज़ फोरकास्ट दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2024 विल बी 28,000। तो उन्होंने बोला कि जो डिमांड रहेगी प्रोडक्ट की वो 28,000 यूनिट्स रहने वाली है। हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। उन्होंने बोला कि हमें प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखते क्यों बोला। देयर आर नो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। द स्टॉक लेवल ऑफ द मटेरियल रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द पीरियड। तो स्टॉक लेवल भी सिमिलर रहने वाला है, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टाइम पे जीरो रहने वाले हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट्स एंड रेवेन्यू आर गिवन। उन्होंने बोला सबसे पहले पॉइंट में 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स विल बी रिजेक्टेड due to specification failure and will require free replacement. The cost of delivering and replacement of the item is 5 per unit. नॉर्मल समझने की कोशिश करो कि वो यहाँ क्या कह रहा है। वो यहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है, सपोज हम थोड़ा एग्जांपल के बेसिस पर चलेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 100 यूनिट्स, हम ये सपोज करके चलते हैं कि भाई 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है ना, तो अगर मैं कस्टमर को डिलीवर करने जाऊं तो उसके पास सिर्फ 100 माइनस 12.5 यही डिलीवर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली यूनिट्स रिजेक्ट हो जाएंगी। ये 12.5 यूनिट्स जब हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, वो कस्टमर इनको यूनिट्स को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन फेलियर हो जाएगा, मतलब कि इसमें कुछ खराबी निकल आएगी, मतलब कस्टमर के पास जाकर खराबी निकल रही है। सो दिस इम्प्लाइज, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, एक्सटर्नल फेलियर के बारे में बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि कस्टमर के पास हम भेजेंगे 100, बट उनको रिसीव कितनी होंगी, सिर्फ 87.5। तो अब हमारा क्या काम है, अब हमें बताना पड़ेगा कि भाई उनको एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने बोला कि डिमांड आपकी 28,000 है और जिसमें से 12.5% रिजेक्ट हो जाएगी,
तो आपको इतनी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हो गई तो ये वापस आएगी और फिर आपको ठीक करके देना पड़ेगा, ठीक है, 12.5% यूनिट्स को। तो वो 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। सिंपल सी चीज़ है। चलो कॉस्ट में नहीं जाते, यूनिट्स के बेसिस पर मैं ही अगर आपको बताऊँ कि अगर आपने 28,000 क्वान्टिटी डिलीवर करनी है, 28,000 क्वान्टिटीज़ डिलीवर करनी है, बट वो कह रहे हैं जब आप ये डिलीवर करोगे, करने जाओगे, तो इसमें से 12.5% यूनिट्स वो ऐसी होंगी जो ख़राब निकलेंगी, ठीक है, जो ख़राब होंगी, ठीक है, वो वापस आएंगी और फिर उस पर आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा और फिर वो भेजनी पड़ेंगी, तब जाके एक्चुअल में आपकी 28,000 यूनिट्स डिलीवर होंगी। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू दिस, जो ये है हमारा 12.5% और 28,000 है, दिस मीन्स कि जो मुझे एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस जो मुझे करनी पड़ेंगी, तो वो कितनी होंगी, 28,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100 माइनस 12.5%, क्योंकि एक्चुअल में तो जो 28,000 हम डिलीवर करने जाएंगे, तो 28,000 प्लस वो 12.5% यूनिट्स भी हमें डिलीवर करनी पड़ेंगी, राइट। तो हमारे पास कितना आएगा, 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5%, तो हमारे पास आ जाएगा ये 87.5%, विच इज़ 32,000 यूनिट्स, ठीक है, हमारे पास 32,000 यूनिट्स आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट पॉइंट में 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड will be discovered faulty at the inspection stage before they are delivered to the customers। तो सिंपल सीधी सी बात है कि यहाँ मुझे इंटरनल फेलियर वो बता रहा है, ठीक है, यहाँ था आपका एक्सटर्नल फेलियर, यहाँ था इंटरनल फेलियर, क्योंकि डिस्कवर्ड वो फॉल्टी कब डिस्कवर हो रही है, इंस्पेक्शन स्टेज, जब आप उनको इंस्पेक्ट कर रहे हो प्रोड्यूस होने के बाद। तो यानी कि जो आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका 20% खराब जा रहा है, तो यानी कि अब मुझे उनको भी ठीक करके दोबारा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन तो जाएगी ना, एंड में डिलीवर तो 28,000 यूनिट्स ही होनी है। हम कहेंगे कि यार अब एक्चुअल में जो हमारी डिलीवरी वाली यूनिट्स आ रही हैं वो आ रही है 32,000 यूनिट्स, तो अगर मैं 32,000 यूनिट्स को 80% से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि मुझे कितनी यूनिट्स एक्चुअल में मुझे प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। सो दिस मीन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड, ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड, ये डिमांड का 12.5% और डिमांड का 20% नहीं बोला उन्होंने, 12.5% बोला है डिलीवर्ड यूनिट्स का। तो डिलीवर्ड तो 28,000 प्लस वो 12.5% यूनिट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इससे बड़ा आएगा 28,000 से। सिमिलरली यहाँ 20% आइटम्स प्रोड्यूस की बात हो रही है, तो 32,000 एक्सक्लूडिंग प्रोड्यूस है, तो यानी कि सिर्फ 80% है ये। तो अगर हम इसको करें 32,000, अरे क्या हो गया, 32,000 डिवाइडेड बाई 80% विच इज़ नथिंग बट 40,000, ठीक है, 40,000 यूनिट्स, ठीक है। अब अगले पॉइंट में उसने बोला 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज। उसने बोला कि भाई 10% जो है आपका मटेरियल स्क्रैप हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, स्क्रैप की हमारी कॉस्ट आने वाली है वाइल इन स्टोरेज, 10% डायरेक्ट मटेरियल हमारा ख़राब होने वाला है, ठीक है भाई, उसको भी डील कर लेंगे, उसमें भी ऐसी कोई इशू नहीं है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा आपका, अगर ये 10% यूनिट स्क्रैप हो रही है, बहुत मोटा हाईलाइट हो गया, ठीक है, 10% यूनिट्स अगर स्क्रैप हो रही हैं, ठीक है, 10% फॉर डायरेक्ट मटेरियल, तो अगर अज्यूमिंग कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमें एक यूनिट ही रॉ मटेरियल लगने वाला है। तो अगर हम बोलें कि भाई 40,000 यूनिट्स अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है, तो एक्चुअल में मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, 40,000 डिवाइडेड बाई 90%, क्यों, क्योंकि 10% मटेरियल तो वैसे ही ख़राब हो जाना है, तो इसका कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 95% विच इज़ नथिंग बट 42,000। यही आंसर आना चाहिए ना भाई। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 90%, अरे 90%, ये क्या आ गया 44,444 यूनिट्स, यानी कि 44,444 यूनिट्स मुझे रॉ मटेरियल एक्चुअल में खर्च करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा अलग से करके लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो आइटम्स डिलीवर्ड होंगे वो कितने डिलीवर्ड हो रहे हैं, 32,000 यूनिट्स।
कितने आइटम्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 40,000 यूनिट्स। और कितना रॉ मटेरियल मुझे एक्चुअल में लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, वो मुझे लग रहा है 44,444 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारी मोटी कैलकुलेशन यहाँ पर निकल करके आई है। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है, बस इस क्वेश्चन में यही निकालने का काम था। ठीक है, अब अगर आप आगे इस क्वेश्चन को देखोगे, ड्यू टू द अबव द टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर एंड ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,75,556। तो यानी कि जो एक्चुअल में कॉस्ट हमें लग रही है वो 10,75,556 की लग रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये करंट सिचुएशन है, बट अब उन्होंने बोला कि हम एक प्रपोजल लेकर के आए हैं कि अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्रीज कर दें, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स इट विल रिड्यूस द फॉल्टी प्रोडक्शन टू 10%। तो यानी ये जो 20% वाली लिमिट थी ये आपकी 10% हो जाएगी, राइट। द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कॉस्ट 4.5 लाख पर एनम। तो यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दिस मीन्स यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, प्रिवेंशन कॉस्ट की बात कर रहे होंगे। सेकंड क्या है, टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एनुअल चार्जेस ऑफ 50,000 विच वुड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर टू द कस्टमर्स टू 9.5%। तो यानी कि जो फॉल्टी आइटम्स डिलीवर्ड है ये 12.5% से घट के 9.5% आ जाएगा, और ये 20% से घट के 10% तक आ जाएगा। तो यानी ये आपकी कौन सी हो गई, अप्रेजल कॉस्ट। तो यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो ये 10,75,000 का खर्चा आ रहा था ड्यू टू इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर, इसमें से पैसा निकाला, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए, ताकि इसमें एक पैसा ना लगे, उन्होंने प्रिवेंशन कॉस्ट में डाला और अप्रेजल कॉस्ट में डाला, कि वो कॉस्ट लग रही थी तो उसको हटा के इन्वेस्ट कर दिया, राइट। ये 4.5 लाख पर एनम और 50,000 पर एनम, ठीक है, ये 5 लाख का खर्चा उन्होंने प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट में डाल दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में ऐड कर दिया। तो अब हमें बताना है पहले तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है क्वालिटी कॉस्ट की, और फिर रिकमेंड करना है प्रपोजल की लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए प्रपोजल, राइट। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट की अगर टेबल बनाओगे तो किस तरीके से बनेगी, तो प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट तो हमें पता है, न्यू प्रपोजल सिचुएशन में 4.5 लाख और 50,000 है, और करंट सिचुएशन में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब बात रहती है कि हमें ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इंटरनल फेलियर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, तो कस्टमर डिमांड कितनी है, 28,000 यूनिट्स की कस्टमर डिमांड दोनों ही सिचुएशंस में चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्पैच होंगी कस्टमर को, मैंने आपको बताया था जो यूनिट्स हमारी डिलीवर होंगी नए सिनेरियो में वो कितनी, पुराने सिनेरियो में वो कितनी हो रही है, 32,000, राइट। तो अब नए सिनेरियो में कितनी होंगी, क्योंकि हमने बोला कि जो डिलीवर हो रही है वो 12.5 से हट के 9.5% आ जाएगा। सो दिस मीन्स 28,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एक बार कर लेते हैं ना, 9.5 कितना हो गया, हाँ 90.5, ठीक है, 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5%, यानी कि 30,939। तो यानी कि आपकी जो है प्रपोज सिचुएशन में यूनिट्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 30,939। अब आप देखो क्या ये चीज़ ठीक नहीं है कि फॉल्टी यूनिट्स डिलीवर जो होनी थी वो कम हो जाएंगी। पहले 32,000 में से आप समझो 4,000 यूनिट्स हमारी फॉल्टी डिलीवर हो रही थी, बट अब सिर्फ 2,000 समथिंग फॉल्टी डिलीवर हो रही हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिप्लेस्ड हम कितनी निकाल देंगे, इनसे डिवाइड कर दो, राइट। तो यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स पहले कितनी रिप्लेस हो रही थी 4,000, और अब कितनी हो रही है 2,939 यूनिट्स। अब अगर मुझे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उन्होंने बोला कि वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको डिलीवर करनी पड़ेंगी उन पे आपको 5 रुपीज़ पर यूनिट पे करना पड़ेगा, और एक्चुअल आपको कॉस्ट कितनी इनकर होगी उस यूनिट पे, 75। यानी कि आपको 75 + 5 यानी कि 80 रुपीज़ का कॉस्ट आपको वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। तो आप दोनों से 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मिल जाएगी नए पुराने सिनेरियो में और न्यू सिनेरियो में, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो प्रोड्यूस हमने कितनी करी थी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में 40,000, बट ये रेशियो हमारा जो 20% हमारा ख़राब यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो सिर्फ 10% होंगी अब। तो यानी कि दिस मीन्स कि मेरी डिमांड कितनी थी 28,000, और मैंने बोला था कि पहले हम सिर्फ 80% प्रोड्यूस कर रहे थे, 32,000 हम यूनिट्स डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 80% से मतलब ये हमें 20% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी 40,000 प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बट सिंस अब मेरी जो एक्चुअल यूनिट्स जो मुझे डिलीवर करनी है वही कम हो गई हैं, वो कितनी हो गई 30,939, राइट। और मेरा जो रेशियो है जिससे मेरी जो फेलियर की कॉस्ट है, जो मुझे 40 स्टेज पे पता चल रहा है कि कितनी यूनिट्स ख़राब हो रही हैं, वो 20% से हट के 10% हो गया। तो यानी कि अब मुझे सिर्फ 90% यूनिट्स को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है इंस्टेड ऑफ 80%।
मतलब 10% यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है इंस्टेड ऑफ कितनी 20%, तो 34377, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 34377 यूनिट्स। तो अब आप देखो कि पहले कहाँ आप 8000 यूनिट्स को आपको दोबारा से बनाना पड़ता था, ठीक है, जो 8000 यूनिट्स फॉल्टी निकलती थी, बट अब सिर्फ वो घट के 3438 यूनिट्स आपको फॉल्टी निकल के आ रही हैं। अब इसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है, उन्होंने बोला था यहाँ पर कि भाई अगर आपको ये दोबारा करनी है तो देखो डिलीवरी तो करनी है, तो 5 रुपये तो यहाँ पे लगेंगे नहीं आपको, तो आपको सिर्फ 75 रुपीज़ का यहाँ पर खर्चा आने वाला है, राइट। तो आप यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट यहाँ पर निकल के आ गई, टोटल कॉस्ट आपको पता चल गई। अब आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पर फेलियर कॉस्ट 10,75,000 है, ठीक है, इन करंट सिचुएशन। इन प्रपोज सिचुएशन कॉस्ट हमारी 11,26,658 हुई, यानी कॉस्ट मेरी बढ़ गई है। अब मैंने आपको वो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के बारे में बताया था, वो कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी मनी आपका कन्फर्मेंस कॉस्ट में जा रहा है, कन्फर्मेंस कॉस्ट में मतलब कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी, उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हो, राइट। और जो भी पैसा आपका नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट में जाता है वो आपकी कॉस्ट है, वो आपका एक्सपेंस है, आप उसको कॉस्ट बोल लो एक्सपेंस बोल लो, ठीक है। तो अगर आपका कन्फर्मेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आपका नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है फालतू का। तो अगर हम इसका टोटल कॉस्ट के बेसिस पर परसेंटेज निकालें तो मेरे पास कन्फर्मेंस कॉस्ट कितनी आ रही है 5 लाख की, और 11.26 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास अराउंड 44% का कन्फर्मेंस कॉस्ट आ रहा है। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मेरा खर्चा पहले 100% हो रहा था, पहले सिनेरियो में तो, करंट सिनेरियो में तो मुझे 100% एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ रही है, मतलब मेरा सारा खर्चा है। बट नए सिनेरियो में इस 100% में से 44% मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन कन्फर्मेंस कॉस्ट, ठीक है, अपने प्रिवेंशन और अप्रेजल में। बाकी मेरा 56% अभी भी मेरा नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट है, मतलब IF और EF, एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर। तो अगर मैं सिंपल सीधी सी बात आपको बताऊं यहाँ पर, दिस सिनेरियो इज स्टिल बेटर। अगर आप प्योर मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो आप कहोगे भाई यहाँ पर मुझे सिर्फ 10.75 लाख लग रहे हैं और यहाँ पर मुझे 11.26 लाख लग रहे हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखोगे, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आप अगर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसका देखोगे, तो अगर आप कन्फर्मेंस कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, दिस मीन्स आप कस्टमर को एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हो। अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, या आपके जो कस्टमर के पास से जो रिटर्न्स आते हैं उनकी क्वांटिटी कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, दिस मीन्स आप एक अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो और आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी, राइट। आप क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो अगर आप फॉल्टी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं, ये चीज़ें क्या बता रही हैं आपको, ये सिंपली आपको बता रही हैं कि भाई देखो, प्योर मॉनेटरी टर्म्स पे जाओगे तो आप शायद इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो क्योंकि आपका खर्चा तो ज़्यादा ही लग रहा है। बट आपको और भी चीज़ें देखनी है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, रेपुटेशन, जीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप TQM वाली पॉलिसी फॉलो करते हो, तो आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट, ठीक है, राइट। और एक चीज़ मैं भूल गई, मटीरियल स्क्रैप भी आपको इंटरनल फेलियर में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मटीरियल आपका ख़राब हो गया, वो आपकी इंटरनल फेलियर वाली कॉस्ट है, तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, राइट, 35। सो तब आपकी जाके इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकल के आएगी, राइट। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन सिंपली बोलता है कि देखो एक कंपनी है जो एक बिजनेस कर रही है, उसके 4 कस्टमर हैं, T1, T2, T3, T4, जिसमें T1 और T2 तो स्मॉल हैं, स्मॉल फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं, और T3 एंड T4 लार्ज डिस्काउंट स्टोर्स हैं, ठीक है। तो T जो है अपने प्रोडक्ट्स को, T जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को 25% अबव वेरिएबल कॉस्ट रखती है। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% मेरी प्राइस होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, क्या कहते हैं 0.75 इंटू प्राइस। सिंपल चीज़ है ना। अब मिस्टर फाइनेंस ऑफिसर मिस्टर के हैज़ बीन आस्क्ड टू अंडरटेक अ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दैट शोज द प्रॉफिट फ्रॉम ईच कस्टमर एंड ईच कस्टमर चैनल, स्टैंड अलोन फार्मास्यूटिकल, लार्ज फार्मास्यूटिकल, अटैच्ड टू डिस्काउंट स्टोर। मतलब सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई हर कस्टमर का और ये लार्ज और स्मॉल फार्मास्यूटिकल स्टोर्स दोनों का, तीनों का मुझे बाइफर्केशन करके दो कि हर उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। जैसे अगर स्मॉल फार्मास्यूटिकल है
तो स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी मुझे बताओ और T1 और T2 कितना कमा के दे रहे हैं। सिमिलरली लार्ज फार्मास्यूटिकल्स की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बताओ और T3 और T4 कितना कमा के दे रहे हैं ये भी बताओ, ठीक है। फिर मिस्टर के ने और ध्यान लगाया, उन्हें पता चला कि एक 20,250 की कॉस्ट है जनरल एडमिन कॉस्ट, जो कि स्मॉल फार्मास्यूटिकल को बिलोंग करती है, यानी कि स्मॉल फार्मास्यूटिकल से स्पेसिफिक हो गई। एंड 48,375 की कॉस्ट है जो लार्ज डिस्काउंट स्टोर से को बिलोंग करती है, तो मतलब ये उनको एलोकेट होगी। अब आपको क्या करना है, मिस्टर के को असिस्ट करना है एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट बनाने में। तो क्या आप वो ये रिपोर्ट बना सकते हो? देखो सिंपल सी चीज़ है, इसका सॉल्यूशन अभी हम देख लेंगे, बट अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, आप देखो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें स्मॉल फार्मास्यूटिकल, लार्ज फार्मास्यूटिकल और एक्टिविटी रेट दिया हुआ है, ये एक सबसे काम की चीज़ है। अब जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर है, अगर वो आपसे ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट पूछेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, राइट, और ये एक्टिविटी रेट दिया है, तो मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी पर ऑर्डर ₹750 के हिसाब से जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर साइज़ दिया हुआ है। अब ऑर्डर साइज़ का क्या मतलब है, 40,000 20,000, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ये देखो प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, क्योंकि प्राइस करके हमें कहीं नहीं दिया। ऑर्डर साइज में मॉनेटरी टर्म्स में हमें सिर्फ यही अमाउंट्स दी हुई है। एवरेज डिस्काउंट उन्होंने बोला है। अब उन्होंने बोला ना कि देखो एक रिसीव अ साइजेबल डिस्काउंट ऑफ द लिस्ट प्राइस, तो यानी कि एवरेज डिस्काउंट उनको 5% 10% ये प्राइस का मिलेगा। प्राइस पे अगर मैं इसको परसेंटेज को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे उतना डिस्काउंट मिलेगा। रेगुलर डिलीवरीज इतनी होंगी। एक्सपीडिएटेड डिलीवरीज मतलब कि फटाफट वाली डिलीवरी, कि भाई फटाफट करनी है, फास्ट डिलीवरी करनी है, तो वो सिर्फ स्मॉल फार्मास्यूटिकल में T1 करवा रहा है और लार्ज में T2 करवा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, राइट। नॉर्मल डिलीवरी की सिर्फ 375 है, बट एक्सपीडाइटेड डिलीवरी की 1.25 मतलब 1250 रुपये की कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओगे तो कैसे बनेगी? सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे लिखोगे भाई T1 T2 स्मॉल स्टोर्स इसका टोटल, T3 T4 लार्ज स्टोर्स इसका टोटल। अब रेवेन्यू एट लिस्ट प्राइस आपको दी हुई है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल सकते हो। सिंपल, ये इन दोनों का टोटल हो गया, सिमिलरली ये इन दोनों का टोटल हो गया। अब अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट उसमें कितना देना है, 5%, तो यानी कि 5% ऑफ 1,60,000 तो 8,000 आ गया। सिमिलरली 10% 18% और कितना 12%, ये आप निकाल सकते हो सिमिलर। तो आपके पास यहाँ पर नेट रेवेन्यू आ गया, दोनों को आप माइनस करोगे। अब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी, प्राइस का 25%, राइट। ये मैंने क्या लिख रखा है, 0.75 नहीं, अरे भैया 0.25x p, ठीक है। तो यानी कि इसका 25%, नहीं सही तो है, हम भी कंफ्यूज हो जाते। देखो सही बात है ना, अगर मेरी प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो यानी कि मेरी प्राइस क्या हो गई, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो इसका 75% होगा ना प्राइस का। सिंपल सी चीज़ है, तो इसका 75% आप निकाल लो, जैसे कि 1,60,000 है इंटू 75%। ठीक है ना, मैथमेटिक्स गलत हो गई भैया हमारी यहाँ पे। देखो सिंपल इक्वेशन है, अगर आपकी प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दिस मीन्स प्राइस क्या है आपकी 1.25 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो वो कितनी होगी, प्राइस डिवाइडेड बाय 1.25, सिंपल। तो इसी फॉर्मूला से आप यहाँ कितनी क्या निकाल सकते हो, अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना होगा, प्राइस डिवाइडेड बाय 125%, सिंपल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगी। सिमिलर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हो 4 × 750 3,000, राइट। सिंपल, इसका यहाँ पे आप टोटल कर दोगे, ये पूरा टोटल का कॉलम हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा टोटल का कॉलम हो जाएगा। रेगुलर डिलीवरी की कॉस्ट एट द रेट ऑफ 375, एक्सपेडाइटेड डिलीवरी की कॉस्ट एट द रेट 1250। आपके पास कस्टमर प्रॉफिट आ जाएगा टोटल, और ये वाली प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। अब ये वाली प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ये 20,050 का खर्चा फॉर स्मॉल एंड 48,000 का खर्चा फॉर लार्ज, ये भी माइनस करना पड़ेगा, तब आपको
इंडिविजुअल स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान से देखो तो जो स्मॉल फार्मास्यूटिकल है उनका प्रॉफिट देखो, तो इसको पहले रब कर देते, थोड़ा सा क्लीन कर देते, राइट। अब आप इसका प्रॉफिट देखो कि इस कहाँ गया, हाँ, इसका प्रॉफिट देखो आप चैनल की कॉस्ट कितनी है 20,250 और वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 24,000, तो नेट प्रॉफिट उसका कितना निकल करके आया 4,000, मतलब एकदम बहुत ब्रेक इवन के बहुत पास है। बट अगर मैं लार्ज स्टोर्स की बात करूँ तो उनका टोटल प्रॉफिट 134 है और कॉस्ट उनकी सिर्फ 48,000, मतलब 86,000 वो अभी भी नेट प्रॉफिट के अंदर है, 86,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं पॉजिटिव। तो दिस मीन्स कि जो लार्ज स्टोर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्टोर्स, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल स्टोर्स में भी आपको बताऊं तो स्मॉल स्टोर्स का देखो, एक तो ऑर्डर साइज़ बहुत कम है, यहाँ तो लाख में चल रहा है बट यहाँ 1000 में ही चल रहा है। और जो ये एक्सपेडाइटेड डिलीवरी है ये T1 के अंदर हो रही है, तो हमें कोशिश करनी कि भाई T1 के अंदर एक्सपेडाइटेड डिलीवरी ही ना हो, रेगुलर डिलीवरी ही हमें करनी पड़ेगी। कि भाई एक्सपेडाइटेड का क्या मतलब है कि डिलीवरी डिले हो गई तो मुझे फटा और ज़्यादा तेज़ भेजना पड़ा, मतलब कि इन्हीं 4 डिलीवरी में से 2 डिलीवरीज ऐसी हैं जिनमें मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा 1250 का, राइट। अब आप इसको 2 तरीके से भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे टोटल 6 डिलीवरीज हुई हैं, यहाँ टोटल 8 डिलीवरीज हुई हैं। बट ICAI ने ये करा है कि भाई एक्सपेडाइटेड डिलीवरीज जो है वो इसी का पार्ट है, कि मुझे इसी के अंदर से डिलीवरी करनी पड़ी इन 2 के लिए, और इन 2 यूनिट्स के लिए मुझे ज़्यादा पैसे देकर डिलीवर करना पड़ा वहाँ पर, ठीक है। सो इस वजह से, वरना अगर हम यहाँ पे 6 क्वांटिटी लेंगे तो मेरा जो ऑर्डर, मतलब मेरा जो रेवेन्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट वोंट बी 1,60,000, इट विल बी 2,40,000, ठीक है, क्योंकि 6 यूनिट्स और 6 डिलीवरीज और 4 डिलीवरी में अंतर है 2 डिलीवरी का। तो इसलिए ICAI ने यहाँ पर एक्सपेडाइटेड डिलीवरी को इसी का रेगुलर डिलीवरी का ही पार्ट कंसिडर किया है, बट उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ी फॉर 1250। तो आपको मतलब कि क्वेश्चन में अगर हमें कमेंट करना है कि कैसे हम टी का प्रॉफिट इंप्रूव करेंगे, तो हम यही बोलेंगे कि भाई आप एक्सपेडाइटेड डिलीवरी अवॉइड करो कि ना करो, ठीक है, और 4 डिलीवरी और 9 डिलीवरी में ही काम ख़त्म करो। अब ये चीज़ भी है कि भाई T2 के लिए आप 9 डिलीवरीज क्यों कर रहे हो, क्या कम डिलीवरीज में काम ख़त्म नहीं हो सकता? क्योंकि भाई स्मॉल फार्मास्यूटिकल एक ही जगह जा रहा है तो इसको 9 डिलीवरी क्यों चाहिए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इसकी 9 डिलीवरीज कम हो जाए ताकि मेरी डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाए? तो लेट्स सपोज कि वो 5 डिलीवरी में काम करते, राइट। हाँ, क्या हम उसका ऑर्डर साइज़ नहीं बढ़ा सकते? ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यही इन्होंने कमेंट दिया हुआ है, टी इज़ ओनली जस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट विद स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स। T to improve profit, T should coordinate with T2 to increase the order size and try to negotiate a smaller discount. डिस्काउंट भी अगर हम देखें, हाँ देखो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ 10% स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स में T2 को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आप अपना डिस्काउंट थोड़ा कम कर लो, 6% कर लो, 7% कर लो, ठीक है, और ऑर्डर साइज़ आप इंक्रीज़ कर लो। हम T1 को देखो 40,000 में उसका ऑर्डर साइज़ है, उससे 5% डिस्काउंट देते हैं, और आपका 20,000 ही ऑर्डर साइज़ और आप 10% डिस्काउंट लेते हो, ठीक है। ट्राई टू वर्क विद T1 टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सपेडाइटेड डिलीवरीज, कि हम T1 के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आप अपनी एक्सपेडाइटेड डिलीवरीज को थोड़ा कम करवाओ, रेगुलर में ही काम चलाओ, ठीक है, क्योंकि वो हमें लॉस करके दे रहे हैं ना, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट लॉस करके तो नहीं दे रहे क्या है, बट कम प्रॉफिट करके दे रहे हैं, तो फिर हमसे उनसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। टीम make substantial profit from large pharmaceuticals. T may give little extra attention to T4 on T4 as T4 is most favorable customer and its order is for large quantities. बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो T4 4 लाख का है, ठीक है, और वो देखो कंपैरेटिवली T3 से कम डिस्काउंट ऑफर करता है, प्लस वो डिलीवरीज भी कम लेता है, ठीक है, उसके लिए हमें डिलीवरी कॉस्ट भी कम इनकर करनी पड़ी। अभी T3 तो आपका डिलीवरी भी लेता है, रेगुलर डिलीवरी एक तो 6 डिलीवरी करवा रहा है और 2 उसने एक्सपेडाइटेड भी करवाई है, तो T3 और T4 में कंपैरिजन में T3 बेकार है, T4 अच्छा है, तो आपको T4 पे ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए, ठीक है, वो यही चीज़ कह रहे हैं। फॉर T3 टी में हैव नो ऑप्शन एज T3 अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ सेल्स। अब ये भी कहना बेकार है कि भाई T3 पे आप उसका वो कम करवाओ, डिस्काउंट कम करवाओ, ऐसा नहीं, क्योंकि T3 सबसे ज़्यादा T3 सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करके दे रहा है। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो पूरे रेवेन्यू में 25,50% का रेवेन्यू सिर्फ आपका T3 करके दे रहा है। टोटल रेवेन्यू आपका 37 और 34 मतलब 40 लाख कुछ का, 40,90,000 का रेवेन्यू है, मतलब फॉर मोर देन 50% ऑफ सेल्स आपकी T3 करके दे रहा है, तो वो तो किंग है आपके लिए, ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कहोगे। बट हाँ T1, T2 और T4 से आप बात कर सकते हो। ये भाई देखो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
तो इसी तरीके से एक नॉर्मल बिजनेस सेंस लगा के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आरटीपी का क्वेश्चन। आरटीपी में भी पहले हम वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। टन 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 सप्लाई चेन, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये रहा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो, जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेइंग मशीन्स, अब ये वेइंग मशीन्स बनाते हैं ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड सेल्स इज प्रोडक्ट्स टू टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स नेमली एमटी लिमिटेड एंड केजी लिमिटेड। तो ये एमटी लिमिटेड और केजी लिमिटेड को अपना प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, टू डिलीवर एंड टू डीलर एमजी ब्रोस। तो ये 3 कस्टमर हो गए इसके, एमटी, केजी, एमजी। हैविंग शॉप्स इन डिफरेंट सिटीज़, तो अलग अलग सिटीज़ में इनकी शॉप्स हैं। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर यूनिट ऑफ वेइंग मशीन इज 11,000 एंड पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 5500, यानी कि 40% ऑफ जनरल कॉस्ट ऑफ जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। मतलब अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो यानी कि इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 11,000, ठीक है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज यूनिट, देखो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट कितनी है 5500, और 40% इज जनरल फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड। तो यानी कि 60%, 5500 इंटू 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 विच इज़ नथिंग बट 3300, है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना हो गया, 22। तो यानी कि आपका क्या प्रॉफिट कितना निकल करके आ गया, 5500 का। अरे सिंपल सी बात है ना, इसका आधा ही हो गया। अब द फाइनेंस ऑफिसर has been asked to undertake a customer profitability analysis and calculate and compare the profit margin पर कस्टमर, उसने उसको प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर निकालनी है बिफोर डिडक्टिंग जनरल फिक्स्ड ओवरहेड। तो उन्होंने बोला कि ये जो 40% जनरल फिक्स्ड ओवरहेड है ना, इनको इग्नोर करो, अभी मुझे इतने पार्ट पे निकाल के दो, वेरिएबल कॉस्ट का कंसिडर करके निकाल करके दो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तो हमारा कितना बनेगा, 11,000 माइनस 3300 विच इज़ नथिंग बट, अरे 7700। तो 7700 मेरा रेवेन्यू निकल के आएगा पर यूनिट का, सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आएगा। टू नो अबाउट द रियल कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, उनको प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर निकाल के देना है। अब उन्होंने कहा कि एडिशनल ओवरहेड इन्फॉर्मेशन है, डिलीवरी कॉस्ट हमें 200 रुपीज़ पर किलोमीटर लगती है, एमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट इन एडिशन टू डिलीवरी कॉस्ट 21,000, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें 6,000 लग रहा है, स्पेसिफिक डिस्काउंट एंड सेल्स कमीशन एज पर नेगोशिएशन, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट लग रही है। अब उन्होंने डेटा दे दिया कि एमटी लिमिटेड को हम 2,000, 1100, 800 यूनिट्स दे रहे हैं, टोटल डिलीवरी किलोमीटर हमें दे दिए, सब किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में। नंबर ऑफ इमरजेंसी डिलीवरीज दी हुई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस दिए हुए हैं, स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स कमीशन दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दी हुई है, ये हमें एक्चुअल बताई थी और यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, तो उन्होंने दे दिया। अब आइडेंटिफाई मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, अब आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर निकालना है। तो यार हमने प्राइस तो पहले ही निकाल दी 7700 की, ठीक है, ठीक है। तो अब या तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन लिख दो, 2000 इंटू 7700 करके दिखा दो, या फिर आप ये भी दिखा सकते हो कि भाई आपने सेल्स रेवेन्यू लिखा, उसमें से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ माइनस की 3300 पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ माइनस कर दी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 70% ऑफ सेल्स बचा, वो आपने यहाँ नीचे कैलकुलेट करके दे दिया। या तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो, या आप सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे 2000 इंटू 7700 कर दिया, ठीक है, 1000 इंटू 7700 कर दिया, और यहाँ पे 800 इंटू 7700 कर दिया। दोनों ही अप्रोचेस ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके दिखा दो या फिर टेबल के अंदर ही कैलकुलेट कर दो। टेबल के अंदर कैलकुलेट करोगे तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अब अगर हम एडिशनल ओवरहेड्स की बात करें, जो एडिशनल हमें कॉस्ट दी हुई है, तो सिंपल है यार, सिंपल कॉस्टिंग है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 1000 इंटू आपकी कॉस्ट कितनी दी हुई थी, कितना हो गया, 21,000 पर डिलीवरी। तो भाई डिलीवरी कॉस्ट, एक सेकेंड, सॉरी 200 पर किलोमीटर, किलोमीटर के हिसाब से ना, तो 1000 इंटू 200, तो आपको 200 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट लग रही है, तो वो आपने मल्टीप्लाई कर दी। फिर इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट कितनी है, इमरजेंसी डिलीवरीज कितनी है 210, और इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट की कितनी है 21,000 पर यूनिट, तो यहाँ और यहाँ पर इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट की कितनी है
ऑर्डर्स कितने हैं 428 और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 6000, तो इनसे 6000 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। स्पेसिफिक डिस्काउंट आप माइनस कर दो, स्पेसिफिक डिस्काउंट अभी किस पे दे रहे हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू मेरे कितना था 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख का 5% है ना, हाँ 25%, 25%, 20% और 15%, तो ये आपने यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया। सेल्स कमीशन भी किसका है ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो उसका 15, 10, 15, 10, 5 ये आपने यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उन्होंने एक्चुअल में गिवन दी हुई है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी, माइनस कर दिया, आपको प्रॉफिट पर कस्टमर पता चल गया। अब प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर आप कैसे निकालोगे, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपको जनरल फिक्स्ड ओवरहेड 40% नहीं माइनस करना है, तो हम माइनस नहीं करेंगे। और टोटल कैसे निकालेंगे भाई, टोटल रेवेन्यू आप निकाल सकते हो, हाँ भाई टोटल रेवेन्यू आप निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते। टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया, इसका टोटल कर लो 2.2 करोड़ प्लस 88 लाख प्लस 1 करोड़ 1,00,000, और फिर आप यहाँ से परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब आपको अब आपने रैंकिंग कर दी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और क्या पूछा तो क्वेश्चन में, बस आइडेंटिफाई करना था, सिंपल। तो मतलब हमारे हिसाब से जी एम जी तो सबसे बढ़िया कस्टमर है, के उसके बाद आता है, और एम तो बेकार टाइप का ही है, छोड़ो वो कम बेकार टाइप का नहीं है, अच्छा है, 24% 25% के हिसाब से वो प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी थी हर कस्टमर के हिसाब से और बस रैंक करना था, राइट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ये आपका May 23 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, एक हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। An apparel manufacturing company has a factory in Ahmedabad making denim clothing for customers of all ages. It sells its clothing from its factory outlet store located within the city. तो मतलब ये कपड़े बनाता है ऑफ ऑल एजेस, और ये अपनी फैक्ट्री आउटलेट से ही, मतलब इसका फैक्ट्री आउटलेट है उसी से ही अपने सारे क्लोथिंग को सेल करता है, और सिटी के अंदर इसका फैक्ट्री आउटलेट है, ठीक है। Until 6 months back, the company had a business model wherein the products manufactured at its factory would be sent to its factory outlet store. अच्छा, ठीक है। Customers would visit the store and choose apparel suiting their tastes. Production was based on prediction of customer demand. This made to stock model has been placed for many years. तो मतलब वो सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये क्या था, एक तो ये कपड़े बनाता है, ठीक है, इसका ये फैक्ट्री आउटलेट है, ये इसका फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ से ये अपने कपड़े बेचता है। तो अब 6 महीने पहले, अंटिल 6 months बैक, अब ये 6 महीने के बाद की कहानी भी बताएंगे, तो अंटिल 6 months बैक ये इसका बिजनेस मॉडल यही था कि लोग इसके फैक्ट्री आउटलेट पे जाएंगे, वहाँ से कपड़े पसंद करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, और ये जो यहाँ पर स्टॉक रखेगा, ये जो यहाँ पर स्टॉक डिमांड करेगा, वो करेगा प्रिडिक्ट करके कि भाई स्टॉक मेक करेगा, वो करेगा प्रिडिक्ट करके कि भाई कितनी डिमांड है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये है पुश सिस्टम, मतलब कि आपने खुद प्रिडिक्ट किया और आपने मार्केट में अपना स्टॉक पुश कर दिया, अपनी सप्लाई पुश कर दी कि भाई देखो अब ये है, इसमें तुम खरीद लो, ठीक है, मैंने इतनी डिमांड प्रिडिक्ट कर दी। फिर आगे क्या बोलते हैं, फ्यू मंथ्स बैक द स्टोर मैनेजर नोटिस्ड मेनी कस्टमर्स एग्जिटिंग विदाउट मेकिंग एनी परचेज। उसने देखा यार लोग तो अपने आप ही चले जा रहे, कुछ खरीद नहीं रहे। ट्रैकिंग दिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर ओवर सम टाइम इट वॉज फाउंड दैट मेनी प्रोडक्ट्स वर अनएक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स टेस्ट। उसने देखा भाई लोग तो आ रहे हैं पर कुछ खरीद के ही नहीं लेके जा रहे। उसने बातचीत करी, पता करा, फीडबैक लिया, तो पता चला कि भाई कस्टमर्स को उनके कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे, उनके टेस्ट के है ही नहीं। आइदर द शेड और डिज़ाइन ऑफ डेनिम वॉज नॉट वॉट दे वॉन्टेड और द अपैरल वॉज नॉट of correct fit for them. The management then decide to provide customers a choice of either choosing from the standard apparel range that has already been made or offer them a made to order option. तो फिर अब उनको कोई इतना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना था, तो उन्होंने बोला देखो एक काम करते हैं, अब तो जो स्टॉक बन गया, तो हम 2 ऑप्शन देंगे कि भाई एक तो मेड टू स्टॉक में से खरीद लो, मेड टू कितना था, हाँ मेड टू स्टॉक में से दे लो, या आप मेड टू ऑर्डर करवा लो, है ना, मेड टू ऑर्डर मतलब कि आप खुद बना लो। तो मेड टू स्टॉक आपका कहाँ था, पुश सिस्टम, और मेड टू ऑर्डर क्या हो गया, पुल सिस्टम, कि आप पहले उनसे डिमांड ले रहे हो और फिर उसके उनके बेसिस पे, उनके स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर आप कपड़े बना रहे हो और उनको दे रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए कस्टमर्स को, तो कस्टमर की प्रेफरेंस भी उन्होंने काउंट फॉर कर ली फॉर मेड टू इन दी मेड टू ऑर्डर ऑप्शन।
अब आगे वो बोलते हैं द कंपनी नाउ डिस्प्लेज इट्स रेंज ऑफ डेनिम मटेरियल इन द फैक्ट्री आउटलेट। अब वो फैक्ट्री आउटलेट पे ही अपना सारा सामान दिखाते हैं। कस्टमर्स कैन गो थ्रू द सैंपल्स एंड चूज द मटेरियल ऑफ देयर चॉइस। कंपनी सर्टिफाइड टेलर्स वुड देन टेक मेजरमेंट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंसेस। अ डिटेल्ड ऑर्डर कस्टमाइज्ड टू द customers need would then be drawn up. The factory has set up a separate tailoring division, उन्होंने tailoring division भी खोल दी, that would stitch apparel, ठीक है, made to order वाले. For this new machines and production line resources have been put in place. उन्होंने थोड़ा सामान भी खरीदा है भाई इस बिजनेस के लिए, क्योंकि अब उन्हें कपड़े वगैरह बनाने होंगे तो मशीनें वगैरह खरीदी होंगी. Customized products are manufactured and be made available to the customer within 3 working days. तो यानी कि उनका मतलब कि उनका जो पूरा डिलीवरी का टाइम हो गया कस्टमर को वो 3 डेज़ का हो गया. कस्टमर अगर ऑर्डर देगा, ठीक है, ऑर्डर से डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 दिन का है, ये हमें बताया गया है. ठीक है. द कस्टमर कम्स टू द स्टोर एंड पिक्स अप दी अपैरल ऑर्डर. वो खुद जाके पिकअप सर्विस करेंगे. फॉर डिलेज बियॉन्ड दिस टाइम लाइन द कस्टमर गेट्स टू पे 5% लेस ऑन दी ऑर्डर वैल्यू. तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर देखो 3 दिन से ज़्यादा हमें लग गए तो हम फुल प्राइस नहीं लेंगे, सिर्फ 95% ऑफ द टोटल प्राइस उनसे लेंगे. दिस इज डन टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन कस्टमर्स. भाई कस्टमर को रिटेन करना है उन्हें, तो उन्होंने ये चीज़ की. who would otherwise to choose to purchase apparel offered by rival competitors. क्योंकि अगर हम डिले करेंगे और उनसे वही प्राइस चार्ज करेंगे तो फिर वो हो सकता है दूसरे राइवल कंपेटिटर्स के पास चले जाएं कपड़े खरीदने. Therefore, speed of delivery of the customized product is critical for the company. बिल्कुल ठीक बात है. दिस इज द मेन सेलिंग पॉइंट फॉर द कंपनी टू ऑपरेट द मेड टू ऑर्डर बिजनेस मॉडल. तो उनका जो 5% वाला फंडा है ये उनका बोल सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है. इफ फर्दर मॉडिफिकेशंस आर नीडेड ड्यू टू एरर्स ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी एरर आ जाता है क्वालिटी या फिनिशिंग इश्यूज में, द अपैरल वुड देन नीड टू बी मॉडिफाइड रीस्टिच्ड वंस अगेन. तो उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा, है ना. द कंपनी विल बियर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द गारमेंट. तो कंपनी खुद ही खर्चा उठाएगी उसका, कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करने वाली. ठीक है जी. दिस न्यू मेड टू ऑर्डर हैज़ बीन इन प्लेस फॉर द पास्ट 6 months. तो इस चीज़ को होते हुए 6 महीने हो गए. तो हमें पहले 6 महीने पहले की कहानी बता रहे थे, अभी 6 महीने बाद की कहानी है. At this stage of the project proposal, the management found it a lucrative option for the company because the customers are willing to pay a higher price to have customized. तो उन्हें कपड़े सिलवाने हैं तो वो ज़्यादा प्राइस भी पे कर रहे हैं क्योंकि उनका कस्टमाइजेशन हो रहा है. ठीक है. इट वुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू द स्टोर. और भी ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं. इफ द मॉडल वर्क्स वेल, द डिपेंडेंस ऑन द मेड टू स्टॉक मॉडल कैन बी रिड्यूस्ड. कि हाँ भाई पुश सिस्टम से वो हट जाएंगे. तो पुश सिस्टम में आपको इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह ये सब हैंडल करना पड़ता. सेविंग्स ऑन इन्वेंट्री कॉस्ट, अभी मैंने बोला. ऑब्सोलिसेंस एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट विल बेनिफिट द कंपनीज बॉटम लाइन. बॉटम लाइन प्रॉफिट को हेल्प करेगा. Customers have been very enthusiastic in availing this customization facility offered by the company. Sales have increased many-fold in the last few months. तो उन्होंने बोला कि भाई कस्टमर तो बहुत ही एकदम खुश हैं, enthusiastic तरीके से हमारे यहाँ आते हैं, और हमारी देखो सेल्स भी कितनी बढ़ गई है. Therefore, the management is interested to understand the metrics related to the made-to-order business more to assess its success and risk. उन्होंने कहा भाई हमें मेड टू ऑर्डर को और अच्छे से एनालाइज करना है. ठीक है भाई, क्या इसका सिस्टम है, क्या किस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं, ताकि हम सक्सेस और रिस्क को जो है अच्छे से समझ पाएँ. सम ऑफ दी नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स यहाँ पर दी हुई हैं. अब फाइनेंशियल तो उन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारी सेल्स है वो डबल हो गई हैं. डबल क्या, डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं. तो उन्होंने बोला कुछ नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स भी एक बार चेक कर लेते हैं. उन्होंने मेट्रिक दिया हमें. सबसे पहला है ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर्स इन ऑर्डर टेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑर्डर्स मेड अंडर मेड टू ऑर्डर मॉडल. मतलब सिंपल सी चीज़ है कि भाई कितने टोटल ऑर्डर जितने प्लेस हो रहे हैं उनमें से कितनी परसेंटेज ऑफ वो ऑर्डर है जिन पे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कस्टमर के हिसाब से वो ठीक नहीं बने उनको दोबारा बनाना पड़ेगा. ठीक है, ऑर्डर कराना पड़ेगा कपड़ों को. तो मंथ दिया हुआ है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ. तो पहले मंथ 15% ऐसे ऑर्डर्स आए, सेकेंड मंथ 12%, तीसरे मंथ में 10, फिर 8, फिर 5, फिर 4. आप देख रहे हो ये ग्राफ कैसा बन रहा है. आप देख रहे हो ये ग्राफ. अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मंथ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँ ये मॉडिफिकेशन वाले ऑर्डर, तो आप देखो इसका ग्राफ नीचे को जा रहा है. राइट, दिस मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. इसका मतलब इनका जो ये मॉडिफिकेशन वाला ऑर्डर है तो मॉडिफिकेशन की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो घटती जा रही है. तो यानी कि जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट है वो कम होती जा रही है. सिंपल सी चीज़ है. अब ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज टाइमलाइन. तो अगर 3 दिन के बाद ऑर्डर हमें डिलीवर करना है तो 5% हमें नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि हम उससे 5% कम प्राइस चार्ज करेंगे. तो आप देखो
ये किस तरीके से मूव कर रहा है, 5% है, फिर 4% हो गया, फिर 3%, तो डिक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से 6% बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर 5%। तो अगर इसका मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ आपको, इसको पहले छोटू सा कर देते हैं, इतने बड़ी की नहीं है ना। अगर हम इसका ग्राफ बना करके देखें, ठीक है, यहाँ पे आपके मंथ आ गए और यहाँ पे आ गया आपका बियॉन्ड 3 डेज। तो मतलब जो 5% वाली कॉस्ट हमें एक्चुअल लगने वाली है वो कैसे लगेगी। तो अगर शुरू में 5% थी ये चीज़, फिर ये घट के 4% हो गई, फिर 3% हो गई, पर फिर बढ़ के 6% हो गई, फिर और बढ़ गई 7% हो गई, और फिर घट के वापस से 5%। तो यानी कि इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बन रहा है। तो मतलब थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है। उसके बाद प्रोडक्शन डाउन टाइम आवर्स दिए हुए हैं कि भाई पहले 44, ठीक है, प्रोडक्शन डाउन टाइम हुआ नहीं, प्रोडक्शन 44 घंटे, 88 आवर्स, फिर 22, 141, 132, 133, यानी कि ये भी कुछ इस तरीके का फ्लक्चुएटिंग कर्व है। नाउ रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स फ्रॉम द फैक्ट्री, तो मतलब जो टोटल सेल हुई है उसमें से मेड टू ऑर्डर का कितना पोर्शन है। तो पहले महीने 16%, फिर 22, फिर 25, फिर 32, फिर 34, फिर 38। मतलब इसका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये इंक्रीज करता जा रहा है। रिपीट ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं कस्टमर के, अवेलिंग दिस फैसिलिटी, मतलब मेड टू ऑर्डर जो कर रहे हैं उनकी रिपीट ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स गिविंग रिपीट ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल कस्टमर्स अवेलिंग मेड टू ऑर्डर फैसिलिटीज़ का कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो अब देखो इनकी भी परसेंटेज जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड। तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से है। तो अब आपको एनालाइज करना है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द डिवीजन ओवर 6 मंथ पीरियड, फोकस ऑन द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो इसके अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपके लिए कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं था, ठीक है, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन, इसको एनालाइज किया, इसको एनालाइज हमने ग्राफ्स के थ्रू कर लिया, मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है, कि भाई ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, ये भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, ये इंक्रीज, ये भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। लेबर आइडल टाइम तो हम भूल ही गए, लेबर आइडल टाइम भी फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। मेड टू ऑर्डर ये भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है और ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये हमने एनालाइज किया, यही एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को आपको लिखना है किन सिनेरियोज में, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के सिनेरियो में, डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के परफॉर्मेंस में। अगर मैं आपसे बोलूँ इन मेट्रिक को आपको इन 3 पार्ट्स में क्या बोलते हैं कैटेगराइज करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में आप कौन से मैट्रिक्स डालोगे, तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में आप डालोगे भाई मॉडिफिकेशन वाला, ठीक है, नंबर डाल देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में आप कौन सा डाल सकते हो, 3rd वाला, है ना, और क्या डाल सकते हो 4th वाला, सिंपल। डिलीवरी साइकिल में हम क्या ऐड कर सकते हैं, डिलीवरी साइकिल में हम ऐड कर सकते हैं 2nd वाला ऑप्शन। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हम क्या ऐड कर सकते हैं, 1st वाला। देन वी हैव इसके अंदर तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना, 5th वाला भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि सेल्स की बात कर रहे हैं। रिपीट ऑर्डर्स, तो रिपीट ऑर्डर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन में 6th वाला मेट्रिक आ गया। तो अब बस प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में आपको इस मेट्रिक को एनालाइज करके बताना है कि भाई देखो किस तरीके से बढ़ रहा है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन डिलीवरी साइकिल में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। यही इसके अंदर आंसर लिखा हुआ है। अगर मैं परफॉर्मेंस मेजर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर्स, ठीक है, अच्छा इन्होंने मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर भी इसी में ले लिया, चलो हाँ ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसलिए भी आ गया बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमें और काम भी करना पड़ेगा ना उसके ऊपर, तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट को यहाँ ले सकते हैं, और आप फर्स्ट पॉइंट को कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी रिलेट कर रहा है ये पॉइंट कि भाई कस्टमर को दोबारा आना पड़ रहा है आपके पास उसको ठीक कराने के लिए, तो वो एक डाउन बोल सकते हैं डाउन टर्न है आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। इन्होंने लिया हुआ है क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, लिया हुआ नहीं है, चलो ठीक है, आंसर रीड करते हैं इनका। मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर्स, तो अब देखो सिंपल आप इसको रीड कर सकते हो, भाई द कंपनी हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, इसलिए भाई उनको ध्यान देना चाहिए, देयरफॉर ऑर्डर्स नीडिंग सच मॉडिफिकेशन शुड बी केप्ट एट द मिनिमम, सच इंस्टेंसेस वर हायर मोर देन 10% इन द फर्स्ट 3 months विद एक्सपीरियंस आइदर टेकिंग, ठीक है, इस तरीके से सब्सटेंशियली इन द लेटर मंथ्स, मैनेजर्स ऑफ द ऑर्डर टेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंटली कीप ट्रैक ऑफ द एरर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, मेट्रिक हेल्प डिटेक्शन ऑफ एरर्स अर्लियर,
ठीक है, सिंपल जो हमने बात की वही लिखी हुई है। प्रोडक्शन डाउन टाइम नॉर्मली अकर्स आइदर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी और प्लांट मेंटेनेंस। अनप्रोडक्टिव टाइम है, ठीक है, मशीन की कैपेसिटी को कम कर रहा है, इसको भी मिनिमम रखो। डाउन टाइम हैव बीन स्टडीली इंक्रीजिंग इन द पास्ट 3 मंथ्स। हमने देखा कि डाउन टाइम पिछले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। शुरुआत में तो फिर भी चलो कम था, बट यहाँ पे 141, 32, 123 हो रखा है, ठीक है। ओवरऑल मंथली एवरेज बीइंग 91.67 आवर्स। मंथली एवरेज आप इसका निकाल के दे सकते हो। मतलब इस तरीके से एनालाइज करके आपको ये पॉइंटर्स निकालने हैं आंसर में। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू एनालाइज एंड टेक करेक्टिव एक्शन एट द अर्लीस्ट। Urgency of the issue can be compounded by the fact that sales order under the make to order model have been increasing steadily over the last few months. ठीक है, कि भाई जो मेक टू ऑर्डर के हमारे रेशियो आ रहा है, कहाँ गया, हाँ, ये हमारा ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज कर रही है ये चीज़, है ना। लेटेस्ट मंथ में ये चीज़ 38% थी, ये चीज़ उन्होंने बताई ऑफ द ओवरऑल सेल्स फ्रॉम दिस मॉडल। Therefore, the production capacity should be utilized optimally to ensure ability to meet the delivery deadlines. ठीक है, लेबर आइडल टाइम बी बाई अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो सकती है, अनप्रोडक्टिव वेस्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कैन एड्रेस दिस अनअवॉइडेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ऑन एन एवरेज 20.5 आवर्स ऑफ द लेबर टाइम इज आइडल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। ये एवरेजेस आप निकाल सकते हो भाई, इसका एवरेज निकाल दो कि भाई देखो ऑलमोस्ट 20 घंटे जो लेबर है वो आइडल रहती है हर महीने एवरेज बेसिस पर। appropriate steps with suppliers can lead to agreements to ensure seamless supply of material when required. अब सिंपल सी बात है, लेबर कब आइडल बैठेगी, जब उसके पास काम नहीं होगा। और काम कब नहीं होगा, या तो मशीन ख़राब होगी या फिर आपका मटेरियल नहीं टाइम पे आया हुआ होगा। तो ये सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वो सिनेरियोज आपको लिखने पड़ेंगे। अब डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस क्या है, अब ऑन टाइम डिलीवरी, अब 3 दिन का डिले है। अब 3 दिन के डिले मतलब 3 दिन का उनका वर्किंग डे डिलीवरी टाइम है, मतलब टर्न अराउंड टाइम है। अगर 3 दिन से, इससे तो कैसे ही दिखेगा, ठीक है, इनका टर्न अराउंड टाइम, टोटल डिलीवरी टाइम 3 दिन का है। अगर 3 दिन से एक्स्ट्रा दिन लग गया एक भी, तो उनको 5% का कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज़ लिखी हुई है उन्होंने यहाँ पे कि भाई देखो, हम कस्टमर पिक्स अप द ऑर्डर फ्रॉम द स्टोर, स्पीड ऑफ डिलीवरी इज क्रिटिकल टू द कस्टमर। एक तो कस्टमर खुद ही लेने आ रहा है, तो इसलिए उसको और भी ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करना चाहिए। 3 दिन अगर हमने बोला है तो 3 दिन ही रहने चाहिए। एनी डिले बियॉन्ड दिस टाइम लाइन द कस्टमर बेनिफिट्स ऑफ 5% रिड्यूस्ड प्राइस, उसको 5% हम कम दे रहे हैं। अब ऑन एन एवरेज 5% ऑर्डर्स आर नॉट डिलीवर, अब ये कंपनसेशन फॉर डिले है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कह रहे हैं ऑन एन एवरेज अगर इसका निकालोगे तो 5% ऑर्डर्स जो है अनडिलीवर्ड रहते हैं, तो फिर उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। देयरफॉर एवरेज डिलीवरी रेट सक्सेस इज ओनली 95%. द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक स्टेप्स एंड this is kept at minimum in order not to stem loss of revenue and also to build brand loyalty with the customer base. सिंपल चीज़ें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भाई, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट क्वालिटी डिलीवरी, ठीक है। इनिशियली ओनली 4% ऑफ द कस्टमर्स अंडर दिस मॉडल प्लेस रिपीट ऑर्डर्स, लेकिन बाद में देखो 63% कह रहे हैं, तो मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेल्स मिक्स क्या है, अब देखो सेल्स मिक्स आप यहाँ से ले सकते हो कि भाई रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर सेल, कि भाई देखो पहले सिर्फ 16% था, बट अब जो लोग हैं 38% ऐसे लोग हैं जो मेक टू ऑर्डर पे जा रहे हैं। पहले वो मेक टू ऑर्डर पे जाते थे, अब मेक टू ऑर्डर पे जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कस्टमाइज सर्विसेज की, ठीक है। इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ सच सेल्स टू द ओवरऑल सेल्स। नाउ दिस मॉडल जनरेट्स एन एवरेज ऑफ 28% ऑफ द टोटल सेल्स फ्रॉम दिस आउटलेट विद अ लाइकली प्रोजेक्शन ऑफ हैविंग हायर रेशियो, ठीक है। देयरफॉर मेक टू ऑर्डर मॉडल कैन बी टर्म्ड एज सक्सेस। वर्किंग स्किल क्या, उन्होंने एवरेज निकाल दिया है यहाँ पे, कुछ थोड़ी ही है। सिंपल, क्या ये कुछ हार्ड था क्वेश्चन? बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। कुछ लगा आपको कि भाई वो गॉड ही क्या आ गया इस क्वेश्चन में, हम कैसे ही करेंगे इसको? कुछ भी नहीं था, सिंपल सा बचकू क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला। अब बताओ, इसमें मुझे बताने की आई डोंट थिंक सब नीड होनी चाहिए, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला आप कॉस्ट को खुद ही बता देते हो कि भाई ये प्रिवेंशन है, अप्रेजल है, क्या है, ठीक है। वी लिमिटेड has a dedicated set of production facilities for auto component coded X pertaining to gearbox of its leading car GX2. कोई auto component है coded X, ठीक है, इनकी कोई गाड़ी है GX2 with a vendor park set up in the vicinity of a parent manufacturing plant. GIT system ensures that no stock of materials, work in progress or finished goods are held. ठीक है जी। At the beginning of the year 2021, the planned information relating to the production of the, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज़ है, वो ये बोल रहा है कि भाई देखो
एक तो आपका कोई कोडेड एक्स एक प्रोडक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, ये GX मशीन करके GX2 मशीन करके है, सॉरी कार है, उसका गियर बॉक्स है, ठीक है, गियर बॉक्स का कोई प्रोडक्ट है। अब ठीक है, जो इसका वेंडर पार्क है, मतलब जहाँ से इसका रॉ मटेरियल आता होगा, वो इसकी पेरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसी के आसपास है, मतलब बहुत पास है फैक्ट्री, ये समझो फैक्ट्री के पास है, इसका जो वेंडर है वो फैक्ट्री के पास है। और जो जस्ट इन टाइम मेथड फॉलो करते हैं, मतलब जस्ट इन टाइम तो मतलब जब इनको ऑर्डर चाहिए होगा, जब इनके पास डिमांड आएगी तभी ये ऑर्डर प्लेस करेंगे रॉ मटेरियल को और तभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सिंपल है। तो अगर पास में ही है तो GIT डिलीवरी बड़ी अच्छे से हो जाएगी। उन्होंने बोला कि 2021 की बिगिनिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट है एक्स हैज़ इनपुट मटेरियल्स 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल्स ए एट द 20 रुपीज़ यूनिट एंड 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी एट 10 रुपी पर यूनिट। तो मटेरियल ए के उसको लगते हैं 5 यूनिट और मटेरियल बी का लगता है उसको 4 यूनिट। तो यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मैं रॉ मटेरियल के बेसिस पर बात करूँ तो 100 रुपये यहाँ से और 40 रुपये यहाँ से, तो यानी कि कितना हो गया 140 रुपये उसकी मटेरियल की कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स एक्सक्लूडिंग मटेरियल्स इज 25 पर यूनिट वर्क डाउन। तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई मटेरियल एक्स की 25 रुपये पर यूनिट, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने बोला कि भाई फैसिलिटीज़ जो है टोटल 2.5 लाख की है। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट 7.5% ऑफ द यूनिट्स ऑन ऑफ एक्स वर्कड ऑन द प्रोसेस विल बी डिफेक्टिव एंड विल बी स्क्रैप्ड। तो उन्होंने बोला जो यूनिट्स हम वर्क करेंगे उन पे 7.5% यूनिट्स खराब होंगी, ठीक है। वर्कड ऑन इन द प्रोसेस विल बी डिफेक्टिव एंड विल बी स्क्रैप्ड। तो 7.5 अगर इन्होंने 100 यूनिट्स बनाई तो 100 यूनिट्स में से 7.5, अगर इन्होंने 1000 यूनिट्स बनाई तो 75 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, 75 यूनिट्स जो हैं खराब निकलेंगी और उनको इन्हें फेंकना पड़ेगा, ठीक है जी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कस्टमर्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ चार्ज ऑफ फॉल्टी यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द क्वांटिटी इनवॉइस टू देम फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर्स। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर हम हर कस्टमर को कुछ यूनिट्स चार्ज करें, अगर हम हर कस्टमर को हम इनवॉइस के अंदर 100 यूनिट्स लिख के दे रहे हैं तो उसमें से 1% ऐसी यूनिट्स होंगी जिनको जो हमें दोबारा डिलीवर करनी पड़ेगी, यानी कि एक यूनिट हमें दोबारा डिलीवर करनी पड़ेगी उन्हें फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि वो फॉल्टी होगी। वी लिमिटेड इज परस्यूइंग TQM philosophy. Consequently, all losses will be treated as abnormal in recognition of zero defect policy and will be valued at variable cost of the production। ठीक है जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल स्टैट्स ऑफ ईच ईयर फॉर द ईयर 2021 टू 2023 ऑफ द कंपोनेंट एक्स आर गिवन बिलो। तो उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है। वर्कड ऑन यूनिट्स दी हुए हैं 6005, 7500, 7000। इनवॉइस टू कस्टमर भी दी हुई है 5500, 6500 और 6500। तो अगर मैं बताऊँ, अगर मैं क्या बताऊँ आप ही बताओगे। देखो, हमने बोला कि जो यूनिट्स वर्क ऑन की गई होंगी, जिन पे काम किया गया होगा उनमें से 7.5% यूनिट्स जो है ख़राब निकली होंगी। तो अगर मैं 6005 यूनिट्स की बात करूँ, 5 डिवाइडेड बाई 7.5% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92.5%, यानी कि 6492। देख लेते हम ठीक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क डाउन यूनिट्स दी हुई हैं, तो एक्चुअल यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर वर्क डाउन यूनिट्स हमें दी हुई हैं 6005, 7500 और 7000, मुझे निकालनी है जो हमने स्क्रैप कर दिए हैं, तो वो एट द रेट ऑफ 7.5% निकालनी है। 6005 मल्टीप्लाइड बाय 7.5% 450 यूनिट्स, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं 450 यूनिट्स। सिमिलरली 75,000 का, 7500 का 7.5% विच इज़ नथिंग बट 562 यूनिट्स, 562 या 563 ले सकते हो, ठीक है। और 7000 का भी निकाल लेते हैं। अरे 525 यूनिट्स, ठीक है। इतनी आपकी स्क्रैप निकलेंगी, तो इनको माइनस करके कुछ अमाउंट आएगा, यहाँ से देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो उसने हर कंपोनेंट का कुछ इस तरीके से किया है, ओके, यहाँ पे निकाल दिया। चलो ठीक है, देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है ना उसके हिसाब से। उसके बाद मटेरियल A एंड B का टोटल कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस दे दी और फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया।
नो चेंजेस हैव अकर्ड फ्रॉम द प्लान्ड प्राइस लेवल्स फ्रॉम मटीरियल्स वेरिएबल, कोई ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है। एक्चुअल फ्री रिप्लेसमेंट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स टू कस्टमर्स वर 250 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स इन ईयर 22 एंड 2013 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एक्चुअल फ्री रिप्लेसमेंट बता दिया कि भाई 1% तो हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है 250 और 40 यूनिट 22 और 23 में। 2022 में उन्होंने बताया कि इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक्स ऑफ 10,000 एंड स्टाफ ट्रेनिंग ऑफ 5,000 हमने खर्चा किया, और 2023 में एक्यूरेसी चेक्स ऑफ 10,000 प्लस 15,000 ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑल्सो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 5,000 प्लस 3,000 एक्स्ट्रा प्लान्ड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये वाली कॉस्ट उनको लगी। उन्होंने पहले पॉइंट में बोला चेक वेदर इन द ईयर 2021 एक्चुअल रिजल्ट्स वर अचीव एट द प्लान्ड लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटीज एंड लॉसेस, यूनिट कॉस्ट लेवल्स एंड मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट। तो सिंपली वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप 2021 का जो डेटा हमने दिया हुआ है उसमें चेक करो कि हमने प्लान्ड चीज़ें अचीव करी। तो हमने बोला देखो कंपोनेंट्स वर्क हमने 6,005 किए थे, उसमें से प्लान डिफेक्टिव यूनिट्स हमने 7.5 निकाली थी तो 450, और रिप्लेसमेंट हमने कितना 1% ऑफ 5,500 यूनिट्स है ना, तो कितना है आपका 55 यूनिट्स, 1% जो इनवॉइस होगी यूनिट्स उसका निकालेंगे हम, यहाँ 5,500 होना चाहिए, उन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है। तो कंपोनेंट्स इनवॉइस कितने हुए हैं कस्टमर को 5,500, ये तो यही दिया हुआ था, इसमें क्या निकाल दिया इन्होंने। देयरफॉर एक्चुअल रिजल्ट्स अग्री विद द प्लान्ड रिजल्ट्स, ठीक है। देखो अब ये प्रेजेंटेशन कितनी गंदी है, किसी को भी कंफ्यूजन हो जाएगा, कि भाई हुआ क्या। देखो कंपोनेंट्स इनवॉइस्ड एक्चुअल हमें गिवन है 5,500 के, और अगर मैं यहाँ से टोटल करके निकालूं, ठीक है, नॉर्मली हमें कितने, अगर हम डिफेक्टिव यूनिट्स माइनस करते हैं तो यानी कि कितने होने चाहिए 6,005, अरे ये क्या हो गया 6,005 माइनस 45 यूनिट्स, यार 6,005 माइनस 45 यूनिट्स 5960 यूनिट्स। नहीं यार ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, 6,005, हाँ बोल तो ये कैसे, तो मेरे को ये क्या अमाउंट आ रही है, ठीक है। इसको अगर माइनस करूँ तो आएगा 5,555, राइट। और अगर इसका हम 1% करेंगे तो कितना आएगा 55 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 55 यूनिट्स और, तो मेरे पास कितना आएगा 5,500 यूनिट्स, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है 5,500, तो यानी दोनों मैच कर रही हैं। सो दिस मीन्स कि जो एक्चुअल था, जो प्लान था वही एक्चुअल है, राइट, सिंपल। अब प्लान्ड कंपोनेंट कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 5 इंटू 20 4 इंटू, ठीक है 165 रुपीज़ की एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। और मटेरियल्स हमें कितने लगे हुए हैं, तो देखो हमने क्या करा, प्लान्ड कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए ₹165, हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। तो देखो ये बड़े सारे कंसेप्ट का मिक्स है, इसमें आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आ गई एक तरीके से। उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी ना 8,40,700 की तो आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो 6,005 से, आपको पता चल जाएगा, तो 140 यूनिट। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो 25 यूनिट्स, 25 रुपीज़। तो अगर आप देखोगे तो यानी कि हमने मटेरियल कॉस्ट में तो अच्छा किया है, और वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला था ₹25 ही लगेगी, कहाँ गया, हाँ ₹25 लगेगी, तो इसमें भी हमने अच्छा करा है, तो हमने 25 मैच करवा दिया, तो कोई इशू की बात है नहीं इसके अंदर। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, यूज़ द फिगर्स अराइव्ड इन ए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट फॉर 2021। उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी बताया। उन्होंने बोला था हमें, कहाँ गया, अब अगर मुझे डिफेक्ट का, तो मेरे दो डिफेक्ट हो गए, प्लान डिफेक्ट और रिप्लेसमेंट, तो यानी कि इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। अगर मैं इंटरनल फेलियर की कॉस्ट करूँ तो 450 यूनिट्स, और मुझे इस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा 165 का, तो ये मेरी प्लान इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जिसमें मुझे 165 का दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा उसको पूरा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं, फ्री कॉस्ट में कर रहे हैं, फ्री रिप्लेस करके दे रहे हैं, तो ये मेरी इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट आ गई, सिंपल। थर्ड पार्ट क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022-23 विच प्रोवाइड रिकन्सिलेशन बिटवीन
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनवॉइस टू द कस्टमर्स विद दोज वर्कड ऑन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि वही सिंपल आपको ये वाला रिकन्सिलिएशन बना के देना है कि भाई कितना हमने इन्वॉइस किया और कितना वर्क किया उस किस पे। द स्टेटमेंट शुड शो द चेंज फ्रॉम द प्लान्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस लॉसेस एंड चेंजेस फ्रॉम द प्लान्ड क्वांटिटी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट्स अंडर कस्टमर्स हैंड। तो वही वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। अगर मैं 2022 में बात करूँ तो हमारी यूनिट्स दी हुई थी 6500 की, यही दी हुई थी ना, इनवॉइस टू कस्टमर 6500, ठीक है। अब प्लान रिप्लेसमेंट कितना होता, 1% ऑफ यूनिट्स इनवॉइस यानी कि 65 और अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट यहाँ पे मैं दिया हुआ था क्या कहीं पर, अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट यानी कि जो फॉल्टी यूनिट्स होंगी उनको बात कर रहे हैं, टोटल प्लान्ड। टोटल माइनस प्लान्ड 250 यूनिट्स कहाँ से आ गए, 40 यूनिट्स कहाँ से आ गए, ओके हाँ सॉरी ये रहा, ये लाइन हम मिस कर रहे थे ना। एक्चुअल फ्री रिप्लेसमेंट्स 250 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स। तो यानी कि प्लान्ड रिप्लेसमेंट तो हमने यहाँ पे 1% से कैलकुलेट कर लिया, सिंपल राइट। तो हमारा अनप्लान्ड कितना होगा, टोटल माइनस प्लान्ड, तो यानी कि 185 यूनिट्स। और क्योंकि हमारा प्लान था 65 और अनप्लान था 40, मतलब टोटल 40 है, तो यानी कि -25 यूनिट्स, यानी कि हमने प्लान से कम ही रिप्लेस किया, ठीक है। प्लान रिप्लेसमेंट से हमारा एक्चुअल रिप्लेसमेंट कम है 2023 में। ना कंपोनेंट्स डिलीवर टू कस्टमर्स, आप इन दोनों को माइनस कर दो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या माइनस करोगे, 40 माइनस करोगे, सिंपल सी बात है, मतलब 40 ऐड करोगे बेसिकली, सॉरी, क्योंकि हमने रिप्लेस किया ना। तो यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे, 6500 प्लस 250 यानी कि 6750 और 6500 प्लस 40 यानी कि 6540। अब कंपोनेंट्स वर्कड ऑन इन दी प्रोसेस हमें दिया हुआ था 7500 77,000 और टोटल प्रोसेस डिफेक्ट्स हम एक्चुअल कहाँ से निकाल देंगे इनको माइनस करके, राइट। तो ये कितना आ गया 750 और यहाँ आ गया 460। अब प्लान्ड डिफेक्ट्स हम 7.5% ऑफ यूनिट्स वर्कड ऑन निकाले तो 7500 का 7.5% निकालो तो ये 562 और 525 आता है। तो अनप्लान्ड डिफेक्ट्स आपके 85 और -65, यानी कि 2023 में तो हमने अच्छा किया है। अनप्लान्ड चीज़ें कुछ नहीं है, सारा प्लान्ड है और प्लान्ड से भी कम है, ठीक है। और 2022 में हमारा थोड़ा अनप्लान्ड आ रहा था, ठीक है। तो आपने ये रिकन्सिलेशन बना लिया, सिंपल है। आई होप ये समझ आ गया होगा। डी क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द ईयर्स 22-23 विच शोज एक्चुअल इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट एंड प्रिवेंशन कॉस्ट। तो पहले तो आपको इनको वो करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर मैं इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक की बात करूँ तो ये है मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट में आ गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट मेरा अप्रेजल कॉस्ट में आ गया, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मेरी किस में आ गई, किस में, प्रिवेंशन कॉस्ट में आ गई। उसके बाद एक्स्ट्रा प्लान मेंटेनेंस मेरा किस में आ गया, अप्रेजल कॉस्ट में आ गया, नहीं सॉरी प्रिवेंशन कॉस्ट में, प्लान मेंटेनेंस है ना, तो प्रिवेंशन कॉस्ट में आ गया। तो अब इसी चीज़ पे आपको बनाना है। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है भाई। 750 यूनिट्स इंटू 165 कर देंगे और 460 इंटू 165 और ये वाली 562 और 188 यानी कि कितनी होगी हमारी ये, जितनी भी जो भी टोटल आएगा इंटू 165 और 65 -25 यानी कि ये 40 यूनिट्स। कहाँ गया ठीक है, इंटू 165 ये रहा ना, 65 -25 यानी कि ये 40 और ये 250, सिंपल इस चीज़ को। अब आपको ये एक्सटर्नल फेलियर हो गया, इंटरनल फेलियर की कॉस्ट हो गई। अप्रेजल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो अप्रेजल मैंने आपको बता ही दिया था, कहाँ गया हमारा अप्रेजल कॉस्ट, 22 में 10,000 और 5,000, तो यानी कि अरे हाँ ठीक है ना, ये देखो उल्टा कर दिया ना, ओहो। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट है और इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट है, सिंपल सी चीज़ है।
ये हमने उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं, 10,000 और 5,000, और सिमिलर इसमें 25,000 प्लस 8,000 हो गया, मतलब 25,000 प्लस 8,000 कैसे, 10,000 प्लस 15,000 25,000। इंस्पेक्शन कॉस्ट भी इसमें उन्होंने उसमें ले ली, अप्रेजल कॉस्ट में, राइट, इक्विपमेंट एक्यूरेसी और इंस्पेक्शन। और स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 5,000 प्लस प्लान्ड मेंटेनेंस कॉस्ट 3,000, यानी 8,000 आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे निकल आई। सिंपल है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया ना इंटरनल फेलियर कॉस्ट कैसे आई। एक तो थोड़ा कीचड़ हो गया यहाँ पे। देखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट सिंपल है, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की हमने 2022 में। अगर मैं इंटरनल फेलियर की बात करूँ तो कहाँ गया, ये जो डिलीवरी हुई है यहाँ पे, तो यानी 750 यूनिट्स की डिफेक्ट्स हुए, 750 यूनिट्स इंटू जिसमें हमें वर्क करना पड़ेगा 165 रुपीज़ के हिसाब से। और एक्सटर्नल फेलियर क्या हो गई, जो हमारे ये कहाँ गया 250 यूनिट्स जिन पे हमें और वर्क करना पड़ेगा, रिप्लेस करके देना पड़ेगा 165 के हिसाब से। सिमिलरली 2022 की कहानी थी। 2023 की अगर मैं कहानी बताऊँ आपको, तो उसमें भी इंटरनल फेलियर आपकी कैसे आएगी, कितनी थी, 460 यूनिट्स इंटू 165। इसमें तो कोई चेंज है नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और एक्सटर्नल फेलियर आपकी किस तरीके से आ जाएगी, ये आपके 40 यूनिट्स थे, राइट, 40 इंटू 165, सिंपल है। तो यही चीज़ यहाँ पे करी हुई है इन्होंने। और अप्रेजल कॉस्ट देखो एक बार दोबारा से टेबल में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं 3 तरीके की कॉस्ट दी हुई है, इक्विपमेंट एक्यूरेसी की कॉस्ट, ये लिख दिया मैंने उसको, स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट, इंस्पेक्शन की कॉस्ट, और प्लान्ड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है। तो अगर आपसे मैं पूछूं इक्विपमेंट एक्यूरेसी को जज करना है, तो इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए अप्रेजल कॉस्ट है। स्टाफ ट्रेनिंग क्या है, आप स्टाफ को पहले से ही ट्रेन कर रहे हो तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट है। इंस्पेक्शन करवा रहे हो तो सिंपल जाहिर सी बात है अप्रेजल कॉस्ट होगी। और प्लान्ड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है, दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन कॉस्ट, राइट। तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पे नीचे बाइफरकेट करके कैलकुलेट कर दिया। अब मेरे ख्याल से मेरे से पॉइंट सी ई इसका यहाँ पे आने से रह गया, तो कोई नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं पॉइंट ई क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नहीं था, सुपर वाला था। पॉइंट ई दिया हुआ है, गिव एन एनालिसिस which explains the meaning and interrelationship of figures given in the above table in एनालिसिस ए बी सी डी। अब उसने बोला कि अब एक पेरेंट एनालिसिस आप बता दो पॉइंट ए बी सी का, जो आपने ऊपर ए बी सी डी में जो भी एनालाइज किया, अब उसका एक टोटल एनालिसिस करके दे दो। तो मतलब एक टोटलिटी में आपको पूरी कहानी इसके अंदर जोड़ के लिखनी होगी। तो अगर मैं कहानी बताऊँ तो आपको क्या थी, 2021 में क्या चल रहा था इनका, 2021 में जो करंट ईयर है उसमें इनकी प्लान्ड मेंटेनेंस और एक्चुअल सब मैच कर रही थी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको, जो उन्होंने प्लान किया था वो एक्चुअल में चल रहा था। बट 2022 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, प्लान इनका कम था और एक्चुअल इनका ज़्यादा हो गया। तो मतलब इनकी जो प्लान्ड अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट और अनप्लान्ड डिफेक्ट्स बढ़ गए, ठीक है, जो पहले ज़ीरो थे वो बढ़ गए। फिर उन्होंने मेहनत की और 2023 में क्या हुआ, अनप्लान्ड जो प्लान्ड रिप्लेसमेंट था, जो मतलब एक्चुअल रिप्लेसमेंट था, वो प्लान्ड से भी कम हो गया। हमारा प्लान्ड रिप्लेसमेंट 25 था, बट एक्चुअल रिप्लेसमेंट कितना है 40, यानी कि 25 से एक्चुअल रिप्लेसमेंट मतलब प्लान्ड रिप्लेसमेंट कम हो गया, एक्चुअल रिप्लेसमेंट कम था, राइट। सिमिलरली जो प्लान्ड प्रोसेस डिफेक्ट्स थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे, मतलब अनप्लान्ड का भी पोर्शन था, राइट। और सिमिलरली 2023 में क्योंकि इन्होंने मेहनत की, तो जो टोटल डिफेक्ट्स थे अनप्लान्ड वो माइनस में चले गए, क्योंकि प्लान डिफेक्ट्स जो थे वो एक्चुअल डिफेक्ट से ज़्यादा थे, मतलब एक्चुअल डिफेक्ट्स कम थे, एक्चुअली कम गलती हुई इनसे। तो ओवर द टाइम पीरियड 2021 में ये प्लान इक्वल चल रहा था, फिर 2022 में इनका थोड़ा ख़राब हुआ, और 23 में इन्होंने बहुत मेहनत की और वापस से सब कुछ ठीक कर लिया, और प्लान से भी कम उनका एक्चुअल खर्चा आने लग गया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन सी इंडिकेट्स दैट फ्री रिप्लेसमेंट्स टू कस्टमर्स वर 185 ग्रेटर दैन
planned in year 2022 but 25 less than the planned in year 2023. इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा था 450, प्लान डिफेक्ट 450। अगर मैं रिप्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ 55 यूनिट्स आ रहे थे, और यहाँ रिप्लेस हमने कितना किया, यहाँ पे रिप्लेस हमने कितना किया 65 + 185, ये कितना था, ये 250 यूनिट्स, राइट। तो यानी कि 185 से ज़्यादा था यहाँ पर, और 25 लेस देन, यहाँ मेरा -25 लेस आ रहा था, राइट, कि प्लान इन द ईयर 2023। इन कंट्रास्ट द प्रोसेस डिफेक्ट्स फॉर 188 मोर देन प्लान इन ईयर 2022 एंड 65 लेस देन इन ईयर 2023। वही इन्होंने उसके बारे में लिखा, डिफेक्ट्स के बारे में उन्होंने कॉस्ट दिखा दी कि 2021 में इतनी थी, 2022 में इतनी थी, चेंज इतना आया, फिर 2023 आया, फिर उससे मेरा नेगेटिव चेंज आ गया, मतलब कि मेरा फ़ायदा दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है अमाउंट, मतलब नेगेटिव दिख रही है, बट ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिव, क्योंकि मेरी कॉस्ट है तो कॉस्ट नेगेटिव है, तो यानी कि मेरा खर्चा कम हो रहा है ना, तो पॉजिटिव चीज़ है। बोथ इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली इन द ईयर 2022 बट डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द ईयर 2023। वही कहानी है जिसको हमने लिखा है, उस कहानी को अपने टेबल में प्रोड्यूस कर दिया, और क्या है। एडिशनल फेलियर कॉस्ट आप लिख दो, नंबर लिख दो यहाँ पे, ये जो यहाँ निकाला है एडिशनल जो चेंज है वो लिख दो यहाँ पर, है ना। इट सीम्स एक्सपेंडिचर ऑन इंस्पेक्शन। अब यहाँ पर कहानी आ जाती है इस पॉइंट की जो इंपॉर्टेंट है। अब आपने ध्यान दिया होगा, पहले इनका कोई इंस्पेक्शन वगैरह पे खर्चा नहीं हो रहा था, 22-23 में उन्होंने किया, उन्होंने 2022 में नोटिस किया यार इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक्स हम कर नहीं रहे हैं, स्टाफ ट्रेनिंग हम कर नहीं रहे हैं, तो वही इसको लेकर के आओ। फिर 2023 में 22 का जब इनको रिजल्ट पता चला तो उनको पता चला यार इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, 10,000 और 5,000 का खर्चा करके थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस मुझे थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, यानी मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो उसने यहाँ पे 15,000 का खर्चा और किया, और यहाँ 3,000 का खर्चा और किया प्रिवेंशन और अप्रेजल के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ये जो 18,000 का खर्चा उन्होंने एक्स्ट्रा किया, उससे देखो इनको कितने मेजर रिजल्ट आए, इतना पॉजिटिव इनका आउटलुक हो गया, ठीक है। दिस शुड बी थॉरली एनालाइज्ड एंड बी अडॉप्टेड एज अ सक्सेसफुल टूल टू रिड्यूस द फेलियर कॉस्ट। रिड्यूस्ड फेलियर्स विल ऑल्सो इम्प्रूव द ब्रांड इक्विटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल है। ये आपके मई 23 और नवंबर 23 के क्वेश्चंस थे। सो आई होप सो आपको समझ आई होंगी चीज़ें, ठीक है। ये गेन शेयरिंग वाला ये रह गया, चलो ये भी फटाफट से कर लेते हैं, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ये वाली। चलो इसको एक काम करो, देखो ये वैसे रीडिंग वाला ही क्वेश्चन है, अब मैंने गेन शेयरिंग तो आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार रीड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि अब देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गेन शेयरिंग का, और इसके अंदर कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है अगर आप इसका आंसर रीड करोगे। देखो इवैल्यूएट द आउटसोर्सिंग प्रपोजल फ्रॉम जनता प्रेस। देखो मैंने आपको बताया था गेन, जब भी आप सप्लाई चेन के बारे में बात करते हो, ठीक है, उसमें आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या आप आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, या आप गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है पूरा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का है भी नहीं। देखो इसके अंदर आप आउटसोर्सिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि भाई क्या आपको आउटसोर्स करना चाहिए, राइट। दूसरा, कंसिडरिंग फैक्ट्स मेंशन्ड इन द केस स्टडी, आर्गुमेंट रेज्ड बाय द नंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ऑफ, आइडेंटिफाई, हाईलाइट, इवैल्यूएट द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। एडवाइस गवर्निंग बॉडी व्हाई डू GSA फेल्स एंड CLI कैन डू मेक गेन शेयरिंग क्लॉज वर्क इफेक्टिवली। किस तरीके से आप गेन शेयरिंग क्लॉज को अच्छे से वर्क करवा सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे रीड करने वाला है गेन शेयरिंग से रिलेटेड, बिकॉज आउटसोर्सिंग वाली चीज़ जब आप वो रेलेवेंट कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ आपको समझ आएंगे, ये वाले पार्ट्स आपको वहाँ पर समझ आएंगे। तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले 2 पार्ट्स को हम करेंगे जब हम रेलेवेंट कॉस्ट वाला टॉपिक करेंगे, यानी आपका होगा आई थिंक चैप्टर 7 या 8 करके है, ठीक है। चैप्टर 4 है क्या, चलो देख लेंगे कौन से चैप्टर में रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि भाई गेन शेयरिंग अरेंजमेंट को किस तरीके से, अगर वो फेल हो रहा है किस तरीके से हमें अच्छे से बनाना है। तो मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में एक थोड़ा सा बताया था कि एक होता है स्टेटस को, और एक होता है कि भाई आप अपफ्रंट कुछ पे करोगे। अगर आपको किसी बेट में, अगर आपको किसी, मान लो किसी जगह पर जाने के लिए, भले से आपको वहाँ जाकर फ़ायदा होगा, बट आपको वहाँ पे जाने के लिए कुछ अपफ्रंट फ़ी देनी पड़े, तो आप थोड़ा हिचकिचाते हो। मान लो आपको कॉइन टॉस के गेम में जाना है, ठीक है, जहाँ पे अगर आप जीते तो आपको 20 रुपये मिलेंगे,
हारे तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी स्टेटस को वाली चीज़ है। बट अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ कि आपको इस गेम में जाने के लिए आपको 10,000 फ़ी जमा करनी पड़ेगी, 10,000 फ़ी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप जीत गए तो आपको ये 10,000 प्लस जितने टाइम्स भी कॉइन टॉस होगा, जितनी बार आपने 20 जीता होगा उतनी बार आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप 10,000 तो हारो, मतलब ये 20 वगैरह तो हारोगे ही और 10,000 भी हार जाओगे। तो क्या आप इस बेट में जाना पसंद करोगे? आंसर इज नो। आप जाओगे कि यार स्टेटस को मिल जाए मुझे, कि भाई 20 रुपये, हाँ 20 रुपये देने हैं, 20 रुपये नहीं देने, वो स्टेटस को चाहिए मुझे, जहाँ 50-50% पॉसिबिलिटी है। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट भी ये है। जब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट पे एक इंसान को पता होता है कि भाई हमें फिक्स्ड फी मिलेगी, हमने काम किया तो हमें फिक्स्ड फी मिलेगी। मान लो मैकेंजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी कंपनी का कि भाई आप हमें कॉस्ट सेविंग्स करके दो और हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे। मतलब मैकेंजी वाले ने कहा कि हम आपको 500 करोड़ की कॉस्ट सेविंग्स करके देंगे, जो भी हम आपको पूरा एनालाइज करके देंगे आपकी प्रॉब्लम को, ये सब ऐसे सॉल्यूशंस वगैरह देके मॉडल्स वगैरह लगा के हम आपको 500 करोड़ की सेविंग्स करवा के देंगे और हमारी फीस रहेगी 1 करोड़। ठीक है। तो जो वो कंपनी होती है वो कहता है देखो भाई अभी मेरे पास 1 करोड़ देने के लिए तो है नहीं, क्योंकि मुझे खुद आपसे कॉस्ट सेविंग्स करवानी है। बट हम ऐसा कर सकते हैं, जब आप जो मुझे मेथड्स लगा के दोगे और वो जब हम अप्लाई करेंगे और उससे अगर मुझे 500 करोड़ की सेविंग हो गई या जितनी की भी सेविंग्स होगी उसका हम 10% हिस्सा आपको दे देंगे। या 10% भी नहीं, छोड़ो 1% हिस्सा, उस कॉस्ट का 1% हिस्सा आपके पास आएगा। तो यानी कि आपके पास 5 करोड़ आ जाएगा। तो वो कहेगा अरे यार हम 1 करोड़ मांग रहे हैं और वहाँ 5 करोड़, बट इस 5 करोड़ की गारंटी नहीं है कि क्या 500 करोड़ की सेविंग्स होगी। हो सकता है सिर्फ 100 करोड़ की ही सेविंग्स हो तो आपकी मैच कर जाएगी, या हो सकता है सिर्फ 80 करोड़ की सेविंग्स हो तो आपको यार 80 लाख मिल रहा है अब तो हमें, ये तो गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है, या बोल लो एक थोड़ा सा डाउट है कि क्या ऐसा होगा। तो अगर आपको अपने काम पे भरोसा है तो फिर आप कहोगे यहाँ ठीक है हम ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज हमें फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट वैसे जनरली फेल क्यों कर जाते हैं। कुछ जगह वो बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं, बट कुछ जगह क्यों फेल कर जाते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से फेल कर जाते हैं, क्योंकि इंसान का ये डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है ना वो थोड़ा माइंड गेम वाली चीज़ है। ठीक है। इसको वो भी बोलते हैं सेंट पेट्सबर्ग पैराडॉक्स। ये पेट्सबर्ग करके जो है रशिया में, ठीक है, तो इसको सेंट पेटर्सबर्ग पैराडॉक्स भी बोलते हैं इस चीज़ को। अब देखो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्यों फेल हो सकता है, या तो अपने पुअरली उसमें क्लॉज और कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट किया हो। अगर आपने सारी टर्म्स अच्छे से आर्टिकुलेटेड और एक्सप्रेस मैनर में नहीं लिखी तो फिर हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपको देख के चलना पड़ेगा। क्लूलेस या केयरलेस, क्या हो रहा है, क्लूलेस या केयरलेस बंगल्ड इम्प्लीमेंटेशन। बंगल्ड का मीनिंग होता है पहले मुझे ही देखना पड़ेगा। बंगल्ड, BUNGLED, बंगल्ड, कैरी आउट क्लमजी। और ठीक है, क्लमजी तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो चीज़ों को, क्लूलेस या केयरलेस तरीके से, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सिर्फ क्लूलेस इम्प्लीमेंटेशन है जस्ट टू एग्जीक्यूट द इनोवेशन में लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज अपार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान देके नई चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, सक्सेस ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट लार्जली रेस्ट ऑन द लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द क्लाइंट्स। अगर वो कंपनी मैकेंजी पर ट्रस्ट करती है और मैकेंजी उस पर ट्रस्ट करती है तो ही गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि कल को वो बोल दे कि नहीं भैया हमारा तो नुकसान हो गया, हम आपको पैसे ही नहीं देंगे, तो ये तो अपने हाथ से गए ना, ये तो कॉस्ट लग गई अच्छी खासी। अब चेक पॉइंट्स और मेजर्स क्या क्या लेने पड़ेंगे, देखो एक्सेलेंस एट द एंड ऑफ आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर इज अ प्रीरेक्विजिट। Innovations fosters only when an accommodating environment. CLI must assess SOPs in application, business environment and जनता press, efficacy and effectiveness of measures, excellence, cultivate the nurture of idea। क्या लिखा है ये भैया? एक्सेलेंस एट द एंड ऑफ आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर इज प्री रिक्विजिट। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप पहले ये इंश्योर करो कि जिसको आपने काम आउटसोर्स करने को दिया है, ठीक है, जिससे आप बोल रहे हो कि भाई बना, उसके जगह पर जाके देखो क्या ये अपना काम ढंग से करता है, क्या ये अपने काम में अच्छा है, क्या ये अपने वैल्यूज़ को जो इसने मिशन स्टेटमेंट वगैरह में लिखा है क्या उस पर एक्चुअल में खड़ा उतरता है। तो वो चीज़ आपको जाके देखनी पड़ेगी। फिर इनोवेशन इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इनोवेशन का जिम्मा आउटसोर्सर के ऊपर नहीं डाल सकते, आपको खुद भी अपना दिमाग लगा के इनोवेशन वगैरह देनी पड़ेंगी। Right, innovation is not the sole responsibility of the outsourcing contractor. Hence, mere inserting a clause and then sit back will not yield any result। कि भाई हम तो क्लॉज डाल के बैठ गए जी, अब तो तुम देखो तुम्हारा काम जाने, तो ऐसा नहीं है। आपको भी
उस इनोवेशन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो इनोवेशन वर्क करेगा। फिर है बी स्पेसिफिक, मतलब एक्सप्रेसली आप सारी स्टेटमेंट को अच्छे से लिखो, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से क्लियरली लिखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तभी आपका गेन शेयरिंग आइडिया जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ पॉसिबल इनोवेशन आइडियाज में ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। विन विन स्ट्रक्चर की तरह ड्राफ्ट करो कि भाई वही चीज़ है ना, ये स्टेटस को वाली चीज़, स्टेटस को वाली चीज़ भी आनी चाहिए उसके अंदर। अब ये हो सकता है कि आप ये कह दो कि मतलब कि देखो अभी हम आपको, हो सकता है कि अभी हम आपको 30 लाख दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने काम किया तो अपफ्रंट फी आपको 30 लाख दे देते हैं, बाकी गेन शेयरिंग में से हम आपको अब क्योंकि हमने 30 लाख तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलो कोई नहीं, अभी कैलकुलेशन के पर्पज से हम कह देते हैं 1% फिर आप बाद में ले लेना। तो आपको विन विन स्ट्रक्चर की तरह ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। It is about maintaining a balance between risk and rewards, which contractor and client is sharing. Hence, in order to keep both parties motivated, GSA clause must create a win-win situation. Key factors are how benefits will be shared, equitable risk ownership. तो इस तरीके से आपको चीज़ देखनी है. Don't be shy to negotiate. ठीक है, आप नेगोशिएट करो चीज़ों को, समझो ये गेन शेयरिंग क्लॉज 1% पे भी, अरे क्या हो गया ये 1% पे भी महीनों दर महीनों जो है डिस्कशन चल सकती है कि नहीं 1% नहीं, हम 0.95% नहीं, 1.25% नहीं, 1.05%, मतलब इस तरीके के 70 डिस्कशंस चल सकती हैं। डिफाइन द लेंथ एंड द मोड ऑफ रीइंबर्समेंट, भाई किस तरीके से रीइंबर्स, मतलब हर चीज़ आपको ढंग से लिखनी पड़ेगी। अगर रिकरिंग बेनिफिट्स हैं या कट ऑफ डेट है, नीड टू आइडेंटिफाई बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द CLI एंड जनता, मतलब क्लाइंट्स के बेसिस पर टू क्वांटिफाई हाउ लॉन्ग द बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड, राइट। द मोड ऑफ रीइंबर्समेंट शैल ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड, मोड वगैरह सब डॉक्यूमेंट करो। कॉन्स्टिट्यूट एन इनोवेशन टास्क फोर्स, आप एक इनोवेशन टास्क फोर्स बैठा सकते हो जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करता रहेगा कि भाई इनोवेशन एक्चुअल में चल रही है या नहीं चल रही है। एग्जीक्यूशन इज द की टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ एन आइडिया, हेंस CLI एंड जनता प्रेस कैन हैव देयर रिस्पेक्टिव and common innovation task force who undertake the responsibility of implementation of innovation idea. Developing business case after conducting a feasibility study shall be the responsibility of the task forces. भाई task force बैठाओ, सारी चीज़ें वो चेक करेगी, मॉनिटर करेगी कि एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। हाँ, मुँह दुख गया मेरा। तो ये था हमारा RTP नवंबर 23 और मई 23 के क्वेश्चन जो हमने करे, जो हमारी IBS और SCPM से रिलेवेंट थे। तो ये आपका रहेगा क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 2 का पूरा सब कुछ, ठीक है। सो अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 भी आपको फुल फोकस के साथ समझना है, फुल फोकस के साथ पढ़ना है, राइट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, सो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। सो यूट्यूब वाले बच्चों भी ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब आपने मेरे साथ तो एक बार देख लिया, अब आप एक बार खुद से जाके इनको हाथ से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो फिर आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। तो हाथ से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी जो थियरी वाले क्वेश्चन हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको तो वैसे ही पॉइंट आउट कर लो तो आपका काम बन जाएगा। बट जो ये है ना, ये कैलकुलेशन वाली, ये परसेंटेज जो कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पर जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो ये एक बार आप खुद से पढ़ के रीड करके दोबारा करके देख लो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये PDF भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।